नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, वो है नेहरू के समय से भारतीय संविधान के कामकाज की बदलती प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं। भारतीय संसद अर्थात भारत के लोकतंत्र का मंदिर, इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल से लेकर आज तक का एक लंबा सफर तय किया है। इस यात्रा में इसके कामकाज की प्रकृति में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं, जो भारत की बदलती राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। एक आलोचनात्मक परीक्षण हमें इन परिवर्तनों की जटिलता को समझने में मदद करता है। सबसे पहले हम इसमें नेहरू का युग देख लेते हैं। नेहरू का युग प्रभुत्व, आदर्शवाद और संस्थागत निर्माण 1947 से लेकर 1964। नेहरू के शुरुआती वर्षों में भारतीय संसद के कामकाज की प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं से समझा जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कांग्रेस का प्रभुत्व और एक तरफा बहुमत। नेहरू युग में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संसद में प्रचंड बहुमत था। इसने सरकार को अपनी नीतियों को आसानी से लागू करने में मदद की, लेकिन साथ ही विपक्ष की भूमिका को कुछ हद तक सीमित भी किया। अगला पॉइंट है बहसों का उच्च स्तर और संस्थागत आदर्शवाद। शुरुआती वर्षों में संसद में काफी अच्छी उच्च स्तर की बहसें होती थीं। संविधान सभा के कई सदस्य, जो नवोदित राष्ट्र के भविष्य के प्रति गंभीर थे, संसद का हिस्सा थे। विचारों का आदान प्रदान और विभिन्न दृष्टिकोणों पर खुली चर्चा सामान्य थी। संसद को एक विचार मंथन मंच के रूप में देखा जाता था। कानून निर्माण पर जोर। नए राष्ट्र के लिए कानून और संस्थागत ढांचे का निर्माण इस अवधि की प्राथमिकता थी। संसद ने भूमि सुधार, पंचवर्षीय योजनाएं और सामाजिक विधान जैसे महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विपक्ष की शुरुआती भूमिका। भले ही संख्या में कम थे, विपक्ष ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और सरकार को जवाबदेह ठहराने का प्रयास किया। राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अपनी प्रभावी बहस से संसदीय परंपराओं की नींव रखी। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री का मजबूत कद। नेहरू का व्यक्तित्व और करिश्मा संसद के कामकाज पर हावी था। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता ने संसद को एक निश्चित दिशा दी। दोस्तों, अब अगला जो युग है वह संक्रमण और गठबंधन का युग। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1990 के दशक तक। नेहरू के बाद के वर्षों और विशेष रूप से 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति के उदय ने संसद के कामकाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहला पॉइंट है कांग्रेस के प्रभुत्व में कमी और गठबंधन का उदय। 1967 के बाद कांग्रेस का एकाधिकार टूटना शुरू हुआ और 1989 के बाद तो गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो गया। इसने संसद के भीतर शक्ति संतुलन को बदल दिया। अब सरकारें अक्सर अल्पमत में होती थी या विभिन्न दलों के समर्थन पर निर्भर करती थी। विपक्ष का मजबूत होना। कांग्रेस के कमजोर होने के साथ विपक्ष की भूमिका अधिक मुखर हो गई। अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और विरोध प्रदर्शन अधिक सामान्य हो गए। संसद में गतिरोध की शुरुआत भी इसी दौर से हुई। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। क्षेत्रीय दलों का उदय और उनकी बढ़ती ताकत ने संसद में क्षेत्रीय हितों की अधिक मुखर वकालत की। इसने राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है संसदीय समितियों का विकास। कार्यभार बढ़ने और विषयों की जटिलता को देखते हुए विभिन्न संसदीय समितियों का महत्व बढ़ा। ये समितियां विधेयकों की विस्तृत जांच और कार्यकारी पर निगरानी रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई। अव्यवस्था और शोरगुल में वृद्धि। जैसे जैसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी, संसद में अव्यवस्था, शोरगुल और कार्यवाही बाधित होने की घटनाएं भी बढ़ने लगी। उदारीकरण और समकालीन युग 1990 के दशक से वर्तमान तक। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद और विशेष रूप से 2000 के दशक के बाद भारतीय संसद के कामकाज की प्रकृति में सबसे तीव्र बदलाव देखे गए हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कानून निर्माण की गुणवत्ता में गिरावट और अध्यादेशों का बढ़ता उपयोग। विधेयकों पर गहन बहस और समितियों में उनकी जांच का समय कम हुआ है। कई महत्वपूर्ण विधेयक बिना पर्याप्त चर्चा के पारित कर दिए जाते हैं। अध्यादेशों का बार बार उपयोग संसदीय छानबीन को दरकिनार करने का एक साधन बन चुका है, जो विधायी प्रक्रिया की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। संसदीय सत्रों का छोटा होना और कार्यवाही में बाधा। संसद के सत्रों की संख्या और अवधि दोनों में कमी आई है। विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिरोध के कारण कार्यवाही बाधित होना एक आम बात बन गई है, जिससे बहुमूल्य समय और सार्वजनिक धन बर्बाद होता है। अगला पॉइंट है विपक्ष का रचनात्मक सहयोग में कमी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विश्वास की कमी बढ़ी है। कई बार विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध करता दिखाई देता है, जिससे महत्वपूर्ण विधायी कार्य ठप हो जाता है। बहस की गुणवत्ता में गिरावट। मीडिया कवरेज और तत्कालिक प्रतिक्रियाओं की प्रवृत्ति के कारण संसद में गहन विचार उत्तेजक बहसों की जगह राजनीतिक नारेबाजी और आरोप प्रत्यारोप ने ले ली है। सांसदों की उपस्थिति और गंभीरता पर भी सवाल उठते हैं। अगला पॉइंट है अविश्वास प्रस्तावों की भूमिका में बदलाव। पहले अविश्वास प्रस्ताव सरकार की जवाबदेही तय करने का एक गंभीर उपकरण था। अब इसका उपयोग अक्सर राजनीतिक बयानबाजी या सरकार पर दबाव बनाने के लिए किया जाता है, भले ही उसके सफल होने की संभावना कम हो। मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव। मीडिया और सोशल मीडिया के उदय ने संसदीय कार्यवाही को सीधे जनता तक पहुंचाया है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन साथ ही टीआरपी और वायरल होने की प्रवृत्ति ने भी सांसदों के व्यवहार को प्रभावित किया है।
जहां गंभीर चर्चा से ज़्यादा नाटकीयता पर जोर दिया जाता है। अगला पॉइंट है दल बदल और दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची ने सांसदों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुछ हद तक सीमित किया है, क्योंकि उन्हें पार्टी व्हिप का पालन करना पड़ता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को रोकना था, लेकिन इसने आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को भी प्रभावित किया है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। नेहरू के समय से भारतीय संसद के कामकाज की प्रकृति में बदलाव एक जटिल प्रक्रिया है, जहां शुरुआती दौर में संस्थागत आदर्शवाद, गहन बहस और कानून निर्माण पर जोर था। वहीं बाद के दशकों में राजनीतिक ध्रुवीकरण, गठबंधन की मजबूरियों और मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने संसद के कामकाज को काफी हद तक प्रभावित किया है। आज संसद को अपनी दक्षता, जवाबदेही और बहस की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह आवश्यक संसद सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र के व्यापक हित में कार्य करे और संसद को वास्तविक अर्थों में लोकतंत्र के प्रभावी मंच के रूप में पुनर्जीवित करें। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। नेहरू के समय से भारतीय संसद के कामकाज की बदलती प्रकृति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।